छोटी बच्ची को बचाने के लिए ऊंची इमारत से छलांग लगा देता है। वह खुद पीठ के बल नीचे गिरता है लेकिन बच्ची को सुरक्षित रखता है। तभी हैरानी की बात होती है कि वह तुरंत ठीक हो जाता है। वह बच्ची को देखने जाता है और उससे उसका नाम पूछता है, लेकिन वह लड़की कोई जवाब नहीं देती और उसे नजरअंदाज करते हुए अपने माता पिता के साथ वहाँ से चली जाती है। किम सोचता है कि क्या वह एक धन्यवाद का भी हकदार नहीं था। तभी उसे कुछ अजीब महसूस होता है। उसे आसपास के माहौल में बदलाव नजर आता है। वह देखता है कि सब कुछ पहले जैसा ही है, फिर भी कुछ अलग लग रहा है। उसी समय वह सुनता है कि कोई पीछे से उसका नाम पुकार रहा है। वह मुड़कर देखता है तो उसे एक आदमी और एक औरत मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं। वह गौर करता है कि उसके सहकर्मी फायर फाइटर एक मृत शरीर को घेरे हुए खड़े हैं, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि वह शरीर उसी का होता है। यह देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता और वह घबरा जाता है। तभी वह आदमी और औरत उसके पास आते हैं और अपना परिचय देते हैं। वे कहते हैं कि मैं हेवन हूँ और ये डियाक चून है, हम तुम्हारे गार्डियन हैं। वे बताते हैं कि मरने के बाद होने वाली 7 परीक्षाओं में वे उसका मार्गदर्शन करेंगे। वे यह भी बताते हैं कि आज 28 अप्रैल 2017 को वह सही समय पर मर चुका है। किम उनसे विनती करता है कि उसे एक बार अपनी माँ से मिलने दिया जाए, लेकिन उसकी बात नहीं सुनी जाती और उसे जबरदस्ती एक पोर्टल के जरिए परलोक भेज दिया जाता है। 7 परीक्षाएं शुरू होने से पहले किम की मुलाकात उसके तीसरे गार्डियन कैंग से होती है। कैंग एक सम्मानित गार्डियन है जिसने पिछले 1000 सालों में 47 आत्माओं को सफलतापूर्वक इन परीक्षाओं से पार कराया है। इसके बाद वे पहले गेट पर पहुंचते हैं। डियाक चून वहां किम का प्रवेश दर्ज करती है। तभी एक घोषणा होती है कि किम एक आदर्श मानव है। आदर्श मानव वह होता है जो पूरी जिंदगी नेक तरीके से जीता है और सम्मानजनक मृत्यु पाता है। डियाक चून बताती है कि किम पिछले 422 सालों में पहला आदर्श मानव है। वह यह भी बताती है कि ऐसे व्यक्ति के पास 39 दिनों में 7 परीक्षाएं पार करने की सबसे ज्यादा संभावना होती है। अगर वह सफल हो जाता है तो उसे धरती पर दोबारा जन्म मिलेगा। इसके बाद वे पहले द्वार में प्रवेश करते हैं। उनका पहला पड़ाव होता है हथियारों का नरक। अगर किम ने किसी की हत्या की है या वह इसके लिए जिम्मेदार पाया जाता है तो उसकी सुनवाई होगी। दोषी पाए जाने पर उसे वहीं कैद कर लिया जाएगा और 50 साल तक यातनाएं झेलनी होंगी। किम को न्यायाधीश सम्राट बियोन जंग के सामने पेश किया जाता है। वहां 2 अभियुक्ता उस पर आरोप लगाने लगते हैं। वे कहते हैं कि किम ने अपने एक सहकर्मी को जलती इमारत में घायल हालत में छोड़ दिया था। उनका दावा है कि उसके पास समय था कि वह वापस जाकर उसे बचा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और इमारत गिरने से उसका सहकर्मी मारा गया। वे किम पर हत्या का आरोप लगाते हैं और उसे 50 साल तक आग में जलने की सजा देने की सिफारिश करते हैं। तभी कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। उसके बचाव में कैंग रिम उसका प्रतिनिधि बनकर सम्राट बियन जंग के सामने खड़ा होता है। वह उस दिन की घटना को अदालत में प्रदर्शित करता है जब किम अपने साथी को बचाने की कोशिश कर रहा था। उसी समय बिल्डिंग के अंदर फंसे हुए आम लोगों की चीखें और मदद की आवाजें आने लगती हैं। किम का साथी उसे सलाह देता है कि वह पहले उन लोगों को बचाए और बाद में उसे निकाल ले। किम पूरी इमारत में जाकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लाता है, लेकिन जब वह अपने दोस्त को बचाने लौटता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आग पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लेती है और इमारत ढह जाती है। इस हादसे में उसका दोस्त मारा जाता है। कैंग रिम न्यायाधीश को बताता है कि किम ने अपने साथी को छोड़कर आम नागरिकों को बचाने का फैसला किया था। उसने पूरी मेहनत से 8 लोगों की जान बचाई थी। उसने एक जीवन के बदले 8 जिंदगियां बचाई, जो एक महान कार्य है। उसे सजा देना पूरी तरह अन्याय होगा। न्यायाधीश बियन जंग उसकी बात से सहमत हो जाता है और किम को आरोप से मुक्त कर देता है। वह उसे एक योद्धा घोषित करता है। इसके बाद आत्माएं उसे आलस्य के नरक की ओर ले जाती हैं। वहाँ एक सुंदर झरना दिखाई देता है, लेकिन यह केवल एक भ्रम होता है। इसके पीछे दंडित आत्माएं एक विशाल पहिए को लगातार घुमाने के लिए मजबूर होती हैं। जो आत्माएं भागने की कोशिश करती हैं, उन्हें पानी में मौजूद खतरनाक पिरान्हा मछलियां घायल कर देती हैं। झरने के सामने क्वीन चागम का सिंहासन होता है। क्वीन के सामने किम को अपने जीवन में किए गए सभी कठिन परिश्रमों का प्रमाण देना होता है। इससे यह साबित होता है कि वह आलसी या अकड़ू इंसान नहीं है। गार्डियन क्वीन को किम के किए गए निस्वार्थ कार्य गिनाकर बताते हैं। क्वीन उसके कार्यों को देखकर बहुत प्रभावित होती है और उसके लिए तालियां बजाती है। वह उससे पूछती है कि उसे ये अच्छे काम करने की प्रेरणा कहाँ से मिलती थी। किम जवाब देता है कि उसने ये सब काम सिर्फ पैसों के लिए किए थे। यह सुनकर क्वीन क्रोधित हो जाती है। वह कहती है कि उसके लिए पैसा ही सब कुछ है और आदेश देती है कि उसे झरने के पार भेज दिया जाए। जैसे ही किम किनारे के पास पहुंचता है, कैंग रिम और हेवन पानी में कूद जाते हैं और उसकी मदद करने लगते हैं। कैंग रिम क्वीन से अनुरोध करता है कि वह किम के पिछले जीवन को फिर से देखे। इस बार वह उसे किम की जिंदगी का दूसरा पहलू दिखाता है। वह दिखाता है कि किम की जिंदगी कितनी कठिन थी। दिन में वह फायर फाइटर की नौकरी करता था और रात में पार्ट टाइम काम करके पैसे कमाता था। वह हर समय अपने परिवार के लिए मेहनत करता रहता था। उसने कभी अपने लिए आराम का समय नहीं निकाला। यह सब उसने अपनी बीमार माँ की देखभाल और छोटे भाई के जज बनने के सपने को पूरा करने के लिए किया था। वह यह कहकर अपनी बात खत्म करता है कि अगर किम ने यह सब मेहनत न की होती तो शायद उसका परिवार भी जिंदा न होता। अब क्वीन अपना अंतिम निर्णय सुनाती है। वह कहती है कि भले ही किम ने पैसे के लिए काम किया, लेकिन उसका उद्देश्य स्वार्थहीन था। वे उन गिने चुने इंसानों में से हैं जो दूसरों के लिए अपनी जिंदगी जीते हैं। अब अगले चरण के लिए जाते हुए रास्ते में भयानक
मॉन्स्टर्स उन पर घात लगाकर हमला कर देते हैं। काफी मुश्किलों के बाद वे किसी तरह उस दुर्गम रास्ते को पार कर लेते हैं। कैंगरिम किम को बताता है कि मॉन्स्टर्स के हमले का मतलब ये है कि उसके परिवार का कोई सदस्य मर चुका है और उसकी आत्मा प्रतिशोध के लिए धरती पर भटक रही है। इसी वजह से उनके रास्ते में यह रुकावटें आ रही हैं। किम चिंतित हो जाता है कि कहीं उसकी माँ तो नहीं गुजर गई। कैंगरिम कहता है कि इस समस्या से निपटने का सिर्फ एक ही तरीका है, उन्हें किम के परिवार के उस सदस्य की बॉडी ढूंढकर उसका अंतिम संस्कार करना होगा। वह मृतक को ढूंढने के लिए धरती पर निकल पड़ता है। उधर गार्डियंस किम की आंखों पर काली पट्टी बांध देते हैं क्योंकि मॉन्स्टर्स उसकी दृष्टि का इस्तेमाल कर रहे थे। अब वे उसे अगले पड़ाव पर ले जाते हैं, जो है धोखे का नरक। यहाँ उसका फैसला धोखे की देवी के सामने होता है, जहाँ यह तय किया जाता है कि किम ने अपने जीवन में कितने झूठ बोले और उनका क्या असर पड़ा। अभियोजक उसके खिलाफ धोखे का आरोप लगाते हैं। वे बताते हैं कि किम ने लगभग 100 झूठे पत्र लिखे थे जो उसने अपने मृत सहकर्मियों के बच्चों को भेजे थे। न्यायाधीश के सामने वे एक उदाहरण पेश करते हैं कि उसका एक सहकर्मी बचाव कार्य के दौरान मारा गया था। किम उस सहकर्मी की बेटी जियान को उसके पिता की तरफ से पत्र लिखता था। उन पत्रों के जरिए वह जियान का हौसला बढ़ाने और उसे सही दिशा देने की कोशिश करता था। किम कहता है कि वह उस समय एक छोटी बच्ची थी और वह नहीं चाहता था कि उसे दर्द का एहसास हो। लेकिन अभियोजक पूछता है कि क्या उसने कभी सोचा कि जब उसे सच पता चलेगा तो उसे कितना दुख होगा। किम के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। तभी न्यायाधीश उसकी जीभ काटने की सजा सुनाने वाली होती है। उसी समय डियाक चून उसका पक्ष रखने के लिए सामने आती है। वह न्यायाधीश को किम के दूसरे पत्र दिखाती है जो उसने अपनी माँ को लिखे थे। इन पत्रों में किम ने झूठ लिखा था कि उसने परिवार बसा लिया है और उसका एक बेटा है और वह खुशहाल जीवन जी रहा है। असल में यह सब झूठ था क्योंकि किम ने कभी शादी नहीं की थी और न ही उसके कोई बच्चे थे। डियाक चून बताती है कि अगर किम ने ये पत्र अपनी माँ को नहीं लिखे होते तो उसकी माँ, जो गंभीर बीमारी से जूझ रही थी, शायद कभी ठीक नहीं हो पाती। उन पत्रों ने उसे जीने और बीमारी से लड़ने की ताकत दी थी। अभियोजक फिर पूछता है कि अगर उसे बाद में सच पता चलता तो उसे कितना दुख होता। डियाक चून कहती है कि अगर माँ गंभीर रूप से बीमार न होती तो किम ये पत्र कभी नहीं लिखता और उन पत्रों से मिली खुशी ने उसकी माँ को जल्दी ठीक होने में मदद की। साथ ही अगर उसने उस बच्ची को पत्र नहीं लिखे होते तो उसका पढ़ाई से ध्यान हट सकता था। किम ने ये झूठ दूसरों की भलाई के लिए बोले थे, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। न्यायाधीश अब किम को सभी आरोपों से मुक्त कर देती है और उसे जाने देती है। उधर पृथ्वी पर कैंगरिम किम के घर उसकी माँ से मिलने जाता है, जो एक गूंगी बहरी महिला है। वह कहता है कि वह यहाँ किम के प्रति अपना सम्मान प्रकट करने आया है। लेकिन जैसे ही माँ वहाँ से चली जाती है, कैंगरिम का सामना किम के भाई होंग की आत्मा से होता है, जो अगरबत्ती के धुएं के पीछे छिपा हुआ था। कैंगरिम उससे पूछता है कि उसकी मौत कहाँ हुई थी, लेकिन आत्मा वहाँ से भाग निकलती है और कैंगरिम उसका पीछा करता है। आखिरकार आत्मा उसके हाथ से निकल जाती है। इसके बाद वह किम और गार्डियन से संपर्क करता है। वो उन्हें बताता है कि उसकी माँ और भाई दोनों बिल्कुल ठीक हैं। ये सुनकर जब किम खुशी से झूमने लगता है तो कैंगरिम गार्डियंस को उसके भाई के बारे में सच्चाई बता देता है। वह कहता है कि किम की आगे की परीक्षाओं को सफल बनाने के लिए यह बेहतर है कि उसे सच न बताया जाए। इसके बाद वह आत्मा को ढूंढकर खत्म करने के अपने मिशन पर निकल पड़ता है। उधर किम और अन्य गार्डियंस अपनी अगली यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। रास्ते में किम डियाक चून को बताता है कि वह मरने से पहले अपनी माँ को एक राइस कुकर गिफ्ट करना चाहता था। वह कहना है कि वह अपनी माँ का शुक्रिया अदा करना चाहता था क्योंकि उन्होंने बचपन से उन्हें स्वादिष्ट खाना खिलाकर बड़ा किया था। वह यह भी बताता है कि उसने उस कुकर में अपनी माँ के लिए एक आखिरी पत्र छोड़ा था। उस पत्र में उसने सच लिखा था कि कैसे उसने पहले झूठे पत्र भेजे थे ताकि उसकी माँ खुश रहे और उस पर गर्व करे। वह अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। इसके बाद वे अन्याय के नरक में पहुंचते हैं। यहाँ उन आत्माओं को सैकड़ों सालों तक सजा दी जाती है जिन्होंने जरूरतमंदों की मदद करने से इनकार किया होता है। लेकिन किम एक आदर्श मानव होने के कारण बिना सुनवाई के इस नरक से आगे बढ़ने दिया जाता है। उधर पृथ्वी पर कैंगरिम मिलिट्री बेस पर पहुंचता है जहां किम का भाई होंग तैनात था। उसे पता चलता है कि होंग को भगोड़ा घोषित कर दिया गया है और सेना उसकी तलाश कर रही है। यह बात अजीब थी क्योंकि वह कुछ ही दिनों में रिटायर होने वाला था। कैंगरिम एक कमांडर का भेष धारण करता है और मामले की जांच शुरू करता है। वह लेफ्टिनेंट पार्क से सवाल करता है जिसने होंग को ड्यूटी पर तैनात किया था। उसकी बातों से उसे शक हो जाता है कि लेफ्टिनेंट कुछ छुपा रहा है। इसके बाद वह डॉन यंग के पास जाता है जो उस रात होंग के साथ ड्यूटी पर था। वह समय को पीछे ले जाकर उस रात की घटनाओं को देखता है। वह पाता है कि होंग पूरे मिलिट्री में डॉन यंग का इकलौता दोस्त था। जहां बाकी लोग डॉन यंग को शर्मीला और डरपोक मानते थे, वहीं होंग उसका हौसला बढ़ाता था। उस रात डॉन यंग डरा हुआ और घबराया हुआ था। वह अपनी राइफल के सेफ्टी स्विच से खेल रहा था क्योंकि उसे डर था कि होंग के रिटायर होने के बाद उसे अकेले कठिन हालात का सामना करना पड़ेगा। होंग उसे भरोसा दिलाता है कि वह रिटायरमेंट के बाद भी उससे मिलता रहेगा। वह उसे यह भी कहता है कि लेफ्टिनेंट पार्क हमेशा उसके साथ है। दोनों गले मिलते हैं, लेकिन उसी दौरान गलती से डॉन यंग की राइफल से फायर हो जाता है और होंग को गोली लग जाती है। होंग डॉन यंग से कहता है कि वह लेफ्टिनेंट पार्क को बुलाए। जब लेफ्टिनेंट पार्क वहां पहुंचता है तो वह घटना को रिपोर्ट करने के बजाय उसे छुपाने का फैसला करता है। वह डॉन यंग को होंग की बॉडी छुपाने में मदद करने के लिए मना लेता है। वह कहता है कि होंग भी यही चाहता। रिम ध्यान देता है कि होंग उस समय मरा नहीं था। इसके
इसके बावजूद दोनों ने इस घटना को छुपाने के लिए उसे जिंदा दफना दिया था। होंग की बॉडी मिलने के बाद कैंग रिम उसे नष्ट नहीं करता, बल्कि वह होंग की आत्मा के प्रतिशोध में उसकी मदद करने का फैसला करता है। उधर परलोक में जाते हुए किम याद करता है कि उसका छोटा भाई केवल कार में बैठना चाहता था। डियाक चून बताती है कि गार्डियंस भी कभी धरती पर इंसान हुआ करते थे, लेकिन उनकी पिछली यादें मिटा दी गई थीं। इस बात पर डियाक चून और हेवन के बीच बहस शुरू हो जाती है। उनकी बहस के दौरान यह खुलासा होता है कि किम का भाई मर चुका है और उसकी आत्मा प्रतिशोध में भटक रही है। कैंग रिम धरती पर डॉन यंग का पीछा करते हुए एक क्लब में पहुंचता है। वह देखता है कि होंग की आत्मा उसे मारने की कोशिश कर रही है। दोनों के बीच फिर से जोरदार पकड़ धक्कड़ शुरू हो जाती है। आखिरकार कैंग रिम होंग की आत्मा को पकड़ लेता है। वह होंग से कहता है कि अब रुक जाए। वह कहता है कि तुम मेरे साथ चलो और अपने भाई की परलोक में चल रही परीक्षाओं में उसकी मदद करो। लेकिन कैंग रिम ये सुनकर हैरान रह जाता है कि होंग ने पिछले 15 सालों से अपने भाई किम को देखा ही नहीं है। जब से वह घर छोड़कर गया था, वह उससे नफरत करने लगा था। इसके बाद होंग वहाँ से भाग निकलता है। डॉन यंग किम की माँ के घर जाता है और कुछ अंदर फेंक कर भाग जाता है। किम की माँ देखती है कि वह एक नक्शा है जो होंग की बॉडी की लोकेशन बताता है। होंग भी उस नक्शे को देख लेता है। उधर डॉन यंग एक गलत फैसला लेने जा रहा होता है और कैंग रिम उसे देख लेता है। तभी होंग की आत्मा फिर से प्रकट होती है और कैंग रिम से डॉन यंग की जिंदगी बचाने की विनती करती है। वह कहता है कि बदले में वह उसकी हर बात मानेगा। कैंग रिम उसकी बात मान लेता है, लेकिन चेतावनी देता है कि इंसानी दुनिया में दखल देने से किम की सुनवाई पर असर पड़ सकता है। इसके बाद वह अपने गले का इस्तेमाल करके होंग की आवाज डॉन यंग तक पहुंचाता है। होंग वही गाना गाता है जो उसने अपने भाई के लिए लिखा था। डॉन यंग सिर्फ कैंग रिम को देख सकता है, होंग को नहीं। वह कहता है कि उसने उसे माफ कर दिया है और उसे अतीत भूलकर आगे बढ़ने की सलाह देता है। उधर किम और गार्डियंस 5वीं सुनवाई की ओर बढ़ते हैं। यह विश्वासघात का नरक होता है, जहां आत्माओं को स्वार्थी धोखों के लिए सजा दी जाती है और उन्हें आईने में फंसाकर नष्ट किया जाता है। न्यायाधीश क्वीन सोकन किम को बिना सुनवाई के आगे जाने देती है, क्योंकि वह एक आदर्श मानव है। अगली सुनवाई तक पहुंचने के लिए उन्हें एक खाई पार करनी होती है जो उन्हें हिंसा के नरक तक ले जाती है। लेकिन कैंग रिम के इंसानी दुनिया में दखल देने का असर अब उन्हें भुगतना पड़ता है। वे अचानक नियंत्रण खोकर नीचे गहराई में गिर जाते हैं। किम और दोनों गार्डियंस को किंग जिनवंग के सामने प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ किम पर आरोप लगता है कि उसने बचपन में अपने छोटे भाई को बहुत मारा था जब वह बीमार था। इस घटना के बाद उसका भाई घर छोड़कर चला गया था और फिर कभी वापस नहीं आया। उसने न कभी माफी मांगी और न ही उसके भाई ने उसे कभी माफ किया। गार्डियंस अपना पक्ष रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन किंग जिनवंग उनकी दलील को व्यर्थ मानते हुए कहता है कि किम स्पष्ट रूप से दोषी है और उसे अपने भाई से भी माफी नहीं मिली है। वह अपना अंतिम फैसला सुनाने ही वाला होता है कि तभी दोनों गार्डियंस कैंग रिम से मदद मांगते हैं। कैंग रिम डियाक चून से कहता है कि वह किंग जिनवंग से प्रार्थना करे कि किम का फैसला आखिरी सुनवाई के बाद ही सुनाया जाए। डियाक चून किंग जिनवंग से यह अनुरोध करती है और उसकी बात मान ली जाती है, लेकिन इसका मतलब यह होता है कि इस कोर्ट के सभी आरोप सुप्रीम कोर्ट के आरोपों के साथ जोड़े जाएंगे। अगर किम दोषी पाया गया तो उसे अतिरिक्त सजा मिलेगी और उसके गार्डियंस से उनके सभी अधिकार भी छीन लिए जाएंगे। इसके बाद वे अगली सुनवाई की ओर बढ़ते हैं। यह नालायक संतानों का नरक था, जहां यह तय किया जाता है कि किसी ने अपने माता पिता के साथ कैसा व्यवहार किया है। कोर्ट में पहुंचने से पहले किम अपने गार्डियंस के सामने सच स्वीकार करता है कि वह एक अच्छा बेटा नहीं था। वह बताता है कि उसकी माँ लाइलाज बीमारी से मर रही थी और उनके अलावा कोई सहारा नहीं था। वह और उसका भाई हर दिन भूख से जूझ रहे थे। 15 साल पहले जब वह घर छोड़कर भागा था, तब उसने अपनी बीमार माँ को मारने की कोशिश की थी। उसकी माँ सो रही थी, लेकिन उसका भाई जाग गया और उसे रोकने की कोशिश करने लगा। किम ने अपने भाई को बुरी तरह मारा और फिर वहाँ से भाग गया। उसका इरादा था कि माँ को मारने के बाद वह नींद की गोलियां खाने में मिलाकर खुद और अपने भाई को भी खिला देगा ताकि सबकी मौत हो जाए। उस दिन के बाद उसने अपनी माँ और भाई को कभी नहीं देखा और सिर्फ उन्हें पत्र लिखता रहा। ये सब सुनकर हेवन हैरान रह जाता है। उधर कैंग रिम होंग की आत्मा को शुद्ध करने की कोशिश करता है। होंग अपनी माँ को आर्मी बेस पर जाते हुए देखता है, जो अपने बेटे के लिए प्रदर्शन करने आई होती है। चूंकि वह गूंगी होती है, उसके पास एक संदेश होता है जिसमें वह अपने बेटे को ढूंढने की मदद मांगती है। तभी लेफ्टिनेंट पार्क वहाँ आता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। वह उसे धक्का देता है, जिससे होंग गुस्से में आ जाता है। होंग की माँ उसे वह नक्शा दिखाती है, जिससे लेफ्टिनेंट पार्क और अधिक गुस्से में आ जाता है। वह उसे धक्का देकर गिरा देता है और एम्बुलेंस में डाल देता है। यह देखकर होंग का प्रतिशोधी रूप फिर से जाग उठता है। वह अपने गुस्से से एक विशाल तूफान पैदा कर देता है, जिसका असर दूसरी दुनिया में भी दिखाई देता है। रेतीले दानव किम और गार्डियंस पर हमला करना शुरू कर देते हैं। उधर कैंग रिम को लेफ्टिनेंट पार्क को होंग की पकड़ से छुड़ाने में मुश्किल हो रही थी, इसलिए वह मदद के लिए हेवन को बुलाता है। लड़ाई तेज होती जाती है और किम धीरे धीरे रेत में धंसने लगता है। तभी होंग देखता है कि उसका भाई खतरे में है। वह अपने प्रतिशोधी रूप को शांत कर देता है। जैसे ही वह शांत होता है, अंतिम सुनवाई की अदालत उनके सामने प्रकट हो जाती है। परलोक के किंग यमराज किम पर लगे आरोपों को पढ़ते हैं। वह बताते हैं कि किम पर 15 साल पहले अपनी माँ को मारने की कोशिश करने का आरोप है और इसी आधार पर उसे सजा दी जाएगी। डियाक चून आगे अपना पक्ष रखती है। वह कहती है कि उस समय किम की माँ सो रही थी और उसे किसी भी तरह की जानकारी नहीं थी, तो उसे उस अपराध
अपराध के लिए कैसे सजा दी जा सकती है जो उसने किया ही नहीं। किंग यमराज उसकी अधूरी जानकारी को सुधारते हुए कर्म के आईने में सच दिखाता है। वह बताता है कि वास्तव में किम की माँ उस समय जाग रही थी और सिर्फ सोने का नाटक कर रही थी। जब उसने देखा कि उसका बेटा उसे मारने आ रहा है तो वह अंदर ही अंदर टूट गई और रोने लगी। लेकिन वह जानती थी कि अगर वह मर गई तो उसके बच्चों की जिंदगी बेहतर हो सकती है, इसलिए उसने अपने बच्चों के लिए बलिदान देने का फैसला किया। यह जानकर किम घुटनों के बल गिर जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। वह किंग यमराज से अपने लिए उचित सजा की भीख मांगता है। तभी अभियुक्ता उसके खिलाफ आरोप पड़ना शुरू करते हैं। अचानक एक जोरदार भूकंप आता है। कर्म के आईने में दिखता है कि होंग एम्बुलेंस में बेहोश पड़ी अपनी माँ के सपनों में प्रवेश कर रहा है। वह अपनी माँ से कहता है कि मरने के बाद वह दूसरी दुनिया में सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया है। वह उसे उस दिन की याद दिलाता है जब किम ने परिवार को खत्म करने की कोशिश की थी। वो बताता है कि किम ने उन्हें मारने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन वह सफल नहीं हो सका और घर छोड़कर चला गया। इसके बावजूद उसने परिवार को छोड़ा नहीं, बल्कि अपराध बोध में दूर रहकर भी उनकी मदद करता रहा। वह पूरी जिंदगी कठिन मेहनत करता रहा ताकि परिवार को सहारा दे सके। अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो वे बहुत पहले ही मर चुके होते। यह सुनकर होंग अपने भाई को माफ कर देता है और अपनी माँ को गले लगा लेता है। पहली बार वह अपनी माँ को बोलते हुए सुनता है, जो उसे नाम से पुकारती है। वह कहती है कि यह सब उसकी ही गलती थी और अगर वह एक अच्छी माँ होती तो यह सब कभी नहीं होता। यह सुनकर किंग यमराज फैसला सुनाता है कि सभी आरोप रद्द किए जाते हैं। वह कहता है कि जिस पाप के लिए धरती पर माफी मिल चुकी हो उसके लिए परलोक में कोई सजा नहीं दी जाएगी। वह आदेश देता है कि स्वर्ग के द्वार पर पहुंचते ही किम को दोबारा धरती पर जन्म दिया जाए। जाने से पहले किम गार्डियन का धन्यवाद करता है। उधर कैंग रिम धरती छोड़ने से पहले किम की माँ को उसका राइस कुकर पहुंचा देता है। घर जाकर वह उसे खोलती है और उसमें किम का पत्र मिलता है। वह पत्र पढ़ती है और मुस्कुराती है। यहीं पर कहानी का अंत हो जाता है।